जितेंद्र जी को पहचानना एक लेखक के तौर पर। पहली मेरी मुलाकात हुई थी, आप एक कविता पढ़ रहे थे। दूसरी मेरी मुलाकात हुई थी नंदीग्राम में, एक झमेला हुआ था और बहुत सारे लोगों ने गोधरा के समय, याद है ना, गोधरा के समय जो कांड हुआ था, जिससे बुद्धिजीवी आंदोलित हुए थे और इन लोगों ने अपने लेखन के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। तब से मैं इनको एक लेखक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, हिंदी साहित्य का एक विचारक के रूप में, पढ़ने लिखने वाले के रूप में, तब से मैं इनको पहचानता हूँ। और इनकी एक पत्रिका है सदीनामा। सदीनामा को अभी उसका आकार थोड़ा सा जितेंद्र जी कलरफुल हुआ है, पहले कलरफुल नहीं था, लेकिन उस पत्रिका को मैं तब से जानता हूँ। और मैं विद्यार्थियों के मूड में या सेकेंड ईयर का विद्यार्थी 1991 में, तब से शायद पत्रिका निकाल है, तब से मैं इनको जानता हूँ। और 91 से लेकर के 2023 खत्म हो गया, 24 में हमारे पत्रिका का निकलना अभी जारी है। बहुत कम पत्रिकाएं ऐसी हैं जो इतने साल तक निरंतर निकल रही हैं। और इनकी पत्रिका साप्ताहिक महीना में 4 अंक को निकालते हैं। 4 अंक को जोड़ दिया जाए तो एक ठीक ठाक आकार वाली मंथली जो मासिक जो पत्रिका है, उस तरह की पत्रिका है। उसमें ये नए पुराने सबको जगह देते हैं। लिखने की अगर आपके पास, आप यहाँ जितने विद्यार्थी हैं, आपके पास अगर क्षमता है, आप चाहते हैं कि आप लिखें और आप चाहते हैं कि आपकी चीजें छपे, तब आप जितेंद्र जी का नंबर हम आप लोगों को दे देंगे, आप इनसे संपर्क करिए। आज मैं जो लिख रहा हूं उसके पीछे का कारण यही सब। इन लोगों ने मुझे जगह दिया, मैं जो लिखता था उसको सुनने का इन्होंने साहस अपने भीतर पैदा किया। क्योंकि जब लिखता था तो बहुत बेकार चीजों को लिखता था शुरू में, तो बेकार चीजों को सुनने का साहस होना चाहिए। तो आपके पास वो साहस था, आपके साहस कारण मैं थोड़ा बहुत लिखने लगा। और जितेंद्र जी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। आप लोग भी जितने थोड़ा बहुत लिख रहे हो, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत लिखते ही हो। कविता कहानी कुछ आप सभी के पास ये क्षमता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि आदमी जैसा होता है, जैसा जिस तरह के माहौल में रहता है ना, उस तरह का धीरे धीरे वो होता जाता है। आपका मामला जो है कविता कहानी उपन्यास इन सब चीजों से बहुत जबरदस्त ढंग से जुड़ा हुआ है। और जब कर रही है और प्रभावित होने वाली चीजें सामने आनी चाहिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो जिन कविता कहानी उपन्यास यात्रा वृत्तांत नाटक एकांकी जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, उसके जैसा अच्छा या खराब कुछ नहीं होता है। सबसे जरूरी होता है लिखना। आप लिखना चालू करिए और लिखने के बाद इनसे संपर्क करिए। बड़ी सुविधा है इनकी पत्रिका की कि साप्ताहिक निकल रही है, तो हम आपके पास ये सर आपके पास ये लेख भेजे हैं या कहानी भेजे हैं या कविता भेजे हैं, ये कह करके इनको भेजिए। भेजने के बाद जो मंथली मासिक पत्रिका होती है, उस पत्रिका में 1 महीना बाद पूछ सकते हैं। इनकी पत्रिका साप्ताहिक है तो 1 सप्ताह बाद ही पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो जवाब आएगा और वहां जल्दी से सामने आने की संभावना है। नहीं तो आपको सलाह देंगे से ये ऐसे सीधे साधे से लग रहे हैं नहीं सीधे साधे, ये सलाह खूब ठीक ठाक दे देते हैं कि देखिए आप जो लिखे हैं ना, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए
तब आपकी जो रचना है वो बेहतर हो जाएगी। एक बेहतर संपादक वही होता है जो बिना संकोच के, बिना किसी दया माया के आपकी रचना को लेकर के आपसे बात कर सके। जितेंद्र जी में एक गुण है, बिना दया माया के। हमारी भी चीजें अच्छी नहीं होती थी, अभी पता नहीं तो याद है नहीं याद है, क्योंकि हम तो 92 से चीजों को चालू किए हैं। ये बिना दया माया की कोई तो नहीं अच्छी नहीं है। अब इसीलिए मैं जब इन्होंने कहा या कोई लेखक आपकी लेखनी आप जो रच रहे हैं उस पर जब अंगुली रखेगा तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद अगर आप लिखना, बोलना, लिखी हुई चीज को पढ़ना, पढ़ी हुई चीजों के प्रति समझ पैदा करना, इन गुणों से आप परिपूर्ण नहीं होंगे तो फिर हिंदी साहित्य पढ़ने कोई मतलब नहीं है। इसमें कैरियर भी बहुत मुश्किल से बनेगा अगर ये समझ आपका नहीं बढ़ पाए। मैं आज जहां पर हूं, मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी है। मैं हिंदी से एमए करके बहुत दिन तक मैं प्रोफेसर था, फिर इसके बाद इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना। कॉलेज सर्विस कमीशन से हम 2 लोग लेक्चर लोग हैं। 7 साल पहले 2 लोगों का प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति हुई थी। एक मेरी नियुक्ति इस कॉलेज में हुई थी, एक सत्या दीदी हैं, सत्या उपाध्याय कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में हैं। हम 2 लोगों की हुई थी बहुत साल, शायद पहली बार। इसके बाद अभी तक फिर दूसरा कोई नहीं। उसके लिए पहली शर्त यह है, प्रिंसिपल तक होने के लिए मैं जो हुआ हूँ, कैरियर की बात होगी तो इससे अपनी बात बता दें। पहली शर्त है कि आपका एपीआई मजबूत होना पड़ेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेशन। एपीआई का मतलब होता है कि आप जो चीज लिखेंगे सब चीज के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक अगर सेमिनार में लिख करके आपने अपने सेमिनार में अपनी बात को पढ़ा और प्रोसीडिंग में वो छप गया, उसके लिए आपको 7 नंबर, 7.5 है ना, 7.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कहीं आर्टिकल आपका छपा आईएसबीएन नंबर वाली किताब में, जो किताब आप पढ़ते हैं सर्विसेज किताब पे, ये देखिए, यहाँ देखेंगे आईएसबीएन नंबर होता है, यहाँ पर हर किताब में देखेंगे, यहाँ पर है। और भीतर में भी आईएसबीएन नंबर होता है, भीतर में है ना जी सर। यहाँ भी आईएसबीएन नंबर है। इस पेज पर आईएसबीएन नंबर वाली किताब में अगर आपका लेख छपता है तो 10 नंबर आपको मिल जाता है। इस तरह से करते हुए जब हम 400 नंबर पर पहुंचे हैं, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर जोड़ते बन सके, एप्लीकेशन करने के लायक बन सके। अगर हम लिखना पढ़ना नहीं जानते, हमारे पास लिखने पढ़ने की क्षमता नहीं होती, तो 400 नंबर होता ही, तब तो एप्लीकेशन ही नहीं कर पाते। और आपको बताएं, जो इस जगह पर पहुंचता है, जिस भी कॉलेज प्रिंसिपल, वो 400 नंबर की परवाह नहीं करता। मेरा इसमें 3300 प्रिंसिपल होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। जहां भी जाता हूँ स्पीच देता हूँ, सर्टिफिकेट कुछ होता है, लिखने के लिए मौका मिल जाता है। अब लिखने की आदत हो गई है। ये आदत, इस आदत की शुरुआत जब मैं डिग्री में था, आप सब जैसे था, तब से मैंने चालू किया। इसीलिए लिखते लिखते मेरी अभी 4 किताबें हैं। मेरी कम से कम इस समय 78 आर्टिकल हैं आईएसबीएन वाली किताब। इंटरव्यू के लिए जब मैं गया था तो उसमें 78 नहीं था, उसमें करीब 60 था। तो अपनी ही चीजों को ढोने के लिए ना, हम जब इंटरव्यू देने गए थे तो उसके लिए कलकत्ता आए तो एक ओला किए, हम बोले भैया यही रुके रहो, तो रुका हुआ था। 2 बार हम एक बार में अपनी चीज को ढो करके जहाँ इंटरव्यू देना था वहां तक पहुंचा नहीं पाया। इतनी चीजें, इसलिए यहाँ पर आप भी मेरे जैसा होना चाहते हैं तो आपको शुरुआत यही से करनी है। आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा, प्रायः जो मैंने
काम करते हुए, उम्र बिताते हुए सीखा है, उसी की बात करूँगा। प्रिंसिपल वाला बात तो बहुत होता है, ट्राई ट्राई करते रहते हैं। कल किया प्रिंसिपल की बात, और उसकी आदत ज़्यादा है। 7 साल में तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कैसे बोलना चाहिए। कलकत्ते में ये जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था तो ऐसे पकड़ा था, जयप्रिया कॉलेज में एकदम ऐसे पकड़ा था। ये हमारे उनके में हम दोनों एक ही क्लास में बैठते थे। इनमें मेरे मंतर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के हैं यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ये चौथे जनरेशन के लोग हैं पढ़ाई लिखाई के। इनके दादा भी पढ़े लिखे थे, दादा के दादा भी पढ़े थे ना, वो भी पढ़े थे, पिताजी भी पढ़े लिखे थे, टीचर थे, एमए थे ना। और ये खुद मैं पहले जनरेशन का था। मेरे पिताजी कक्षा 10 तक पढ़े थे, दादा कक्षा 8 तक पढ़े थे। मेरे घर में पढ़ाई लिखाई की कोई चर्चा नहीं, मैं पहले जनरेशन का हूँ। इनके लिए माइक पकड़ना बहुत सहज है, क्योंकि क्या वो परंपरा थी, ये बराबर देखते रहते थे। इनके पिताजी देख कर रहे हैं और इनके घर में उस तरह की चर्चाएं, पढ़ाई लिखाई। मैं इनके घर में जैसे आप अपने मित्रों के घर में जाते हैं ना, वैसे मैं भी तो यहाँ भी क्या भी जाता था। इनके वो चर्चा मैं हर समय देखता था। अपने घर में आकर के कभी भी सोचता था कि हम किस तरह का हमारा कुछ चर्चा की। हमारे यहाँ पिताजी जबरदस्ती करते थे, चलो धंधा करो, क्योंकि हम लोग जायसवाल हैं, जायसवाल में नहीं काम कर बिजनेस करना। और मुझे बुलाया भी गया था यूपी से, कच्चा बात तक पढ़ाई यूपी से की गई बिजनेस करने के लिए। वहाँ तो एक प्रेशर था। माइक मैंने ऐसे पकड़ा, इसके बाद मुझे लगा था कि माइक मेरे मुंह में, ये मैंने महसूस किया। लेकिन जो साहित्यिक संस्थान है, उन संस्थानों को मैं बार बार शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन संस्थानों से अपने आप को जोड़ा। जब मेरे दिमाग में बात आई कि माइक मुझे मार देगा, मेरा दांत तो टूट जाएगा जोर से पकड़ने के बाद भी, तब मेरी समझ में बात आई। मैं कैलकुलेशन किया कि किस तरह से इस भय से मैं मुक्त होऊंगा। इस भय से मुक्त होने के लिए कलकत्ते में बहुत तरह के साहित्यिक संस्थान हैं। जो साहित्यिक संस्थान अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको माइक भी पकड़ने का मौका देंगे और एक कार्यक्रम के सारे शिष्टाचार का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। मुझे कलकत्ता के बहुत सारे साहित्यिक करीब 7-8 साहित्यिक संस्थान से मैं जुड़ा था। राम मंदिर से भी जुड़ा हूँ, बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है राम मंदिर में। भारतीय भाषा परिषद से जुड़ा हूँ, इनकी संस्था से मैं जुड़ा था बहुत दिन से पहले से। और फिर समकालीन सृजन उससे जुड़ा। आज हिंदी मेला है, इसका नाम समकालीन सृजन सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन, इसे तो बाद में हुआ ना, उस समय समकालीन सृजन था। कुमार सभा पुस्तकालय, राजश्री, ये सब संस्थाओं के पास मैं खुद गया, क्योंकि मुझे अपने लाइन में अपने को मजबूत करना था। जो मेरा भय था, उस भय से अपने आप को बाहर किया। जब गया तो इन लोगों ने हमको मौका दिया। 2 साल मेहनत करने के बाद मुझे पहला कार्यक्रम जो मिला संचालन के लिए, सुमित्रानंदन पंत की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी जैन विद्यालय में, आप थे वहां पर। उसमें परमानंद श्रीवास्तव जैसे लोग आए थे। परमानंद श्रीवास्तव नाम सुना नहीं आप लोगों ने? पढ़ते हुए सुने? इस तरह से बड़े बड़े लोग आए थे। शंभुनाथ जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मैं जिम्मेदारी देता हूँ। मैंने क्या सर? बोले कि आज जो कार्यक्रम होगा 2 दिन का, 1 दिन का तुम संचालन करोगे। 20 दिन पहले बोल दिए और 20 दिन हम शीशा शाम में खूब प्रैक्टिस की। और सर ने एक बात कही, जब तुम्हारे हाथ में माइक हो तो समझना कि तुम सबसे बड़े हीरो हो। सामने वाला जो भी बैठा है, हम आप सबको नहीं बोल रहे हैं, सर ने मुझे बात कही थी, सामने वाला तुम्हारी तरह विद्वान नहीं है। तब तुम्हारे मन में विश्वास आएगा और उस विश्वास से अपनी बात करना और सजा लेना, क्या क्या बोलना है। मैं अपने आप को सजाया, अपने आप को रेडी किया और संचालन किया, उसका सब तारीफ की।
2 साल में इन संस्थाओं ने दिया है। आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़िए। इसके बाद कॉलेज के साथ साथ अगर आपने आपको अच्छा बनाना है तो आपको जो यहाँ कलकत्ते में जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उस साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़िए आप। अगर आप साहित्यिक संस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे तब हिंदी साहित्य पढ़ करके अपने आप को बहुत कर पाएंगे, तो ट्रांसलेटर बनेंगे, हिंदी ऑफिसर बनेंगे। हिंदी ऑफिसर या ट्रांसलेटर 2 तरह के दिखाई पड़ते हैं मुझे। बहुत सारे हिंदी ऑफिसर ट्रांसलेटर मुझसे परिचित 2 तरह के दिखाई पड़ते हैं, जो केवल हिंदी ऑफिसर या ट्रांसलेटर बन करके ऑफिस का काम करते हैं और सैलरी लेते हैं, पूरी जिंदगी अपना ऑफिस काम करना, सैलरी लेना, रिटायर होना, फिर मर जाना। और ऋषिकेश राय जैसे भी हिंदी ऑफिसर टी बोर्ड में है, नाम सुना होगा आपने, बहुत काम कर रहे हैं। अभी तो क्या नाम है, आलोक चतुर्वेदी जैसे हिंदी ऑफिसर हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। पालीवाल, प्रियंकर पालीवाल जैसे हिंदी ऑफिसर हैं। ये भी इन्होंने नौकरी नहीं किया, नौकरी को जिया। देखिए, नौकरी करना, नौकरी को जीना बहुत अंतर है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप सफल कैसे होंगे, नौकरी कैसे करेंगे, नौकरी जीते हुए ही नौकरी करते हैं। कुछ लोग नौकरी जीते हैं, कुछ लोग केवल नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी जिएंगे तब आप उस नौकरी को एंजॉय करेंगे, और नौकरी केवल करेंगे और नौकरी अगर जिएंगे तो नौकरी को एंजॉय करते, नौकरी पर आप हावी रहेंगे। और नौकरी केवल करेंगे तो नौकरी आपको एंजॉय करेगा और नौकरी आपके ऊपर हावी रहेगा। फ्रस्ट्रेट रहेंगे, हर समय परेशान रहेंगे। आपको सोचना है कि क्या करना। ये लोग जिनका नाम है अभी लिया 2-4 लोगों का, ये लोग खूब साहित्यिक संस्थाओं में खूब जाने वाले, खूब एक्टिव लोग, खूब एक्टिव लोग। इसीलिए ये लोग नौकरी को जिए, एंजॉय करें। आप कुछ भी बन जाए, जीवन आपका तभी सफल होगा, आप समाज के लिए तभी महत्वपूर्ण होंगे जब आप जिस जगह को पाएंगे उस जगह को एंजॉय करेंगे, और उस जगह को एंजॉय करने की क्षमता आपके पास होगी। वो क्षमता कोई देता नहीं है, आपको खुद क्रिएट करनी चाहिए। और वो क्रिएट हम लोग आपको बता सकते हैं उन रास्तों के पास आपको खुद जाना है। अगर जाने से अपने आप को रोकते हैं, आप जितने यहाँ गार्जियन बैठे हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है, हिंदी है, पढ़ने के लिए और बनने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए कॉलेज में आपके बच्चे नहीं आए, आपके बच्चे पढ़ने और बनने के लिए आए हैं। तो हम जो 24 साल मुझे नौकरी करते हैं, 24 साल में कुछ ना कुछ तो अनुभव है ही है। आज अरस्तु की एक सवेरे घर में क्या करता हूँ, स्मार्ट टीवी है तो लगा देता हूँ, बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन का कार्यक्रम बनता है कि अनमोल विचार लगा देता हूँ। बच्चों को बोलता हूँ बैठ के साथ में टिफिन करो और ये सुनते रहो। आज अरस्तु का लगाया, उनके 101 अनमोल विचार चल रहा था, तो लिखा भी आ रहा था और बोल भी रहे। एक विचार मैं उसमें से लेता हूँ। अरस्तु का कहना था कि चाहे किताबों से, चाहे व्यक्ति से, चाहे किताबों को पढ़िए या व्यक्ति को पढ़िए, लेकिन इनको जरूर पढ़िए। व्यक्ति भी कभी कभी किताब हो जाता है। ललित सर हमारी किताब हो चुकी है, शिवानी मैडम किताब हो चुकी है, टीचर किताब हो चुकी है, जितेंद्र जी किताब हो चुकी है। आप इनको केवल जो लिखते हैं वही नहीं है, जो बोल रहे हैं वो भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनका इतने साल का अनुभव बोल रहा है। उनको जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सरप्लस होंगे, उतना सरप्लस होंगे। हम लोग को कोशिश करिए इतने साल की उम्र को बिता करके जिन चीज़ों को हमने पाया है उस चीज़ को हम दे रहे हैं, वो सही बात है। आप खुद भी लेने के लिए आगे बढ़िए, तब देखेंगे कि आप 4 दिन दूना रात चौगुना, एक कहावत है ना, आप उस तरह से आपका विकास हो।
ठीक वही बात मैं कह रहा हूँ। अनुभव देखिए, देखो जो हमारे बच्चे हैं, आप सबसे कह रहे हैं, सिस्टमेटिक चीज़ों को जितने जी बताएंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मल मैंने कहा ना, प्रिंसिपल की छोड़ करके आपसे आए हैं तो थोड़ा ऐसी बात करते हैं। मेरे पिताजी कक्षा 10 तक पढ़े। मैंने यहाँ कॉलेज में कविता पढ़ने का प्रोग्राम हुआ था, तो आप थे ना। मैं पिताजी को बापू कहता था, अपनी माँ को माई कहता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो होता तो वहाँ माई बापू ही बोलते हैं। अभी तो डैडी पापा क्या कैसे बोलते हैं, तो ये सब। मैं उनसे कहा कि बापू, जितनी उम्र आपने बिताई, मेरे पिताजी 52 साल की उम्र चले इस दुनिया को छोड़। मेरी उम्र 52 साल की, इसमें साल अभी ऐसा 20 साल हो। मैंने उनको लिखी है कि बापू, जितनी उम्र बिताई आपने, मैं उस उम्र को पार कर दूँ। मेरी जब आप थे तो आपसे मेरी हर समय होड़ थी, मैं आपसे बड़ा बन रहा हूँ। आप हर समय हंस के कहते थे, तू चाहे जितना बड़ा बन जाएगा, मैं बड़ा नहीं हो पाऊंगा, तुम बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ बाप तो बाली होते हैं। तुम्हारी सारी उपलब्धियाँ तुम्हारे साथ मेरे पास ऐसे ही चलेगी। मेरे पिताजी कहते थे कक्षा 10 तक। जब मैं बहुत बड़ी समस्या में फंसता था ना, ये कविता का हिस्सा नहीं है, मेरे पिताजी कहते हैं कि माँ बाप तो बाली होते हैं, तुम्हारी उपलब्धियाँ तुम्हारी नहीं, माँ बाप की होती है, तुमसे बड़ी होती है। यहाँ बच्चे जितने आप लोग बैठे हो, आप जो अचीव करोगे, आपका अचीवमेंट जितना आपका है, उसका दुगुना आपके माँ बाप का होता है। मेरे पिताजी हर समय, जब मैं प्रोफेसर बना तो हमको बोलते थे कि देखो, तुमने मुझे बड़ा कर दिया। मैं उनसे बोला कि आपको क्या बड़ा कर दिया? बोले, जानते हो, अब मुझे तुम्हारे नाम से बोलते हैं। और ये बड़ा जो मैं हुआ, और तुम्हारे नाम से जब लोग बोलते हैं, ये सुन करके या सुनते हुए मुझे जो महसूस होता है, हम तुमसे कह नहीं पाते। ये मेरे पिताजी का अनुभव। मुझे लगता है यहाँ जितने गार्जियन बैठे हैं, आप सब यही फील करते हैं कि आपके बच्चे जब इतने बड़े हो जाएं कि वे उनके पहचान से आपको पहचाना जाए, इससे बड़ा दिन शायद आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। आप जितने हो, अगर माँ बाप को बड़ा करना चाहते हो तो अपने को बड़ा करो, इतना बड़ा करो, उनकी पहचान खत्म हो जाए, आपकी पहचान से पहचान हो जाए, तब उनके लिए बड़ा दिन होगा। मेरे माँ बाप के लिए तब इसलिए बड़ा दिन होगा। अगर ऐसा होता है, तब अपने माँ बाप को, उन्होंने आपके लिए जो किया है, उसके बदले में कुछ दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि माँ बाप का कर्ज इतना बड़ा होता है कि हम कितनी भी कोशिश करें नहीं पूरा करते। लेकिन हम उनकी पहचान हैं। जितना महत्वपूर्ण अचीव करना चाहते हैं आप, उतना ही सहज ढंग से अचीव करिए, देखेंगे अचीव करना। कंटिन्यू बनाए रखते हैं। बड़ी चीज को अचीव करने के लिए आपकी कंटिन्यूटी बराबर बनी रहनी चाहिए। जो चीजों को, अपने टारगेट को सांस की तरफ महत्वपूर्ण देना, वो फेल होता है। और जो महत्वपूर्ण मानते हैं ना, वो जरूर कुछ मानते हैं। एक नौकरी होना बहुत बनना नहीं है। नौकरी होने के लिए ऐसी बात नहीं है कि पढ़ के नौकरी हो जाएगी वही बन जाएंगे। देखिए, हमारे तो कंसेप्ट क्या करेंगे, कुबेर क्या देंगे? क्योंकि धनी दो तरह का होता है ना, दिल से और संपदा से। शंकर जैसा कोई धनी नहीं। रावण को लंका ऐसे थोड़ी दे दिया, आप तब नहीं दिया भाई। आप उनसे सीखिए, अपनी परंपराओं से सीखिए कि शंकर क्या करते थे। शंकर की मूर्ति देखिए ना, कंटिन्यूअस तपस्या करते हुए दिखते हैं। विष्णु को देखेंगे, शंकर से बड़े नहीं हो पाए। देखिए, जो वैष्णव है, इसमें देव विवेक नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई बहस नहीं करना चाहता। विष्णु अगर चक्र चलाते हैं तो विष्णु पैर दबाते हुए लक्ष्मी को ही पाते हैं, दोनों पाते हैं। लेकिन शंकर को क्या पाते हैं? केवल स्वाध्याय के प्रतीक्षा करते हैं। हमें इनसे सीखने की जरूरत है, तब हम मुक्ति दे सकते हैं। आप चाहे जो भी लक्ष्य बनाइए, हर लक्ष्य
आपसे बड़ा नहीं हो सकता, ये सोच के करें। और रेगुलर मेहनत करिए, कमिटमेंट आपका 100% का हो। मैं अपनी एक घटना बोल करके फिर लूंगा, समय ज़्यादा ले लिया मैंने। नहीं बंगला नहीं जानता था, अंग्रेजी नहीं जानता, और यहाँ या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी या तो बंगला जानिए। हिंदी वहाँ का तो खड़ी बोली में भी इंग्लिश मीडियम हो जाता है। हम ऐसे माहौल से पढ़े लिखे। जयप्रिया कॉलेज का रिकॉर्ड था कि कोई जो है कभी पॉलिटिकल साइंस में फेल होता था तो कोई हिस्ट्री में फेल होता था, हिंदी पास कर जाते थे। सर ठीक ही कर, मेरे लिए यही चिंता थी। जो यूपी से बिहार से पढ़ के आते थे, सर तो यहीं से पढ़े थे, इनकी बात नहीं कर। यूपी बिहार से पढ़ के आने वाले लोग कभी पॉल साइंस में, हिस्ट्री में, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम होता था। मेरी समस्या यह थी कि मुझे अगर दोनों में जल्दी नहीं पास किया तो मेरे पिताजी जो है पढ़ाई छोड़ा करके बिजनेस करा देंगे। मैंने अपनी प्लानिंग की कि रोज हम 6 घंटा पढ़ेंगे, सप्ताह में एक दिन नहीं पढ़ेंगे। प्लानिंग में था कि अब उस प्लानिंग में शादी ब्याह में जाना है, रात को भी रहना है, कुछ हो गया, ये सब करना है। तो अगर 2 दिन मैं शादी में गया तो आने वाले 2 दिन में 12 घंटा पढ़ता था। छूट 6 घंटे का जो हिसाब था, सप्ताह होने पर 42 घंटा हमारा होना चाहिए, यह हिसाब मेरा। उसमें कभी ब्रेक नहीं कर, केवल 3 साल मैंने इस तरह से मेहनत की। और सर जानते हैं, हिस्ट्री और साइंस दोनों में पास हो गया था। नहीं पास होता तो यहाँ नहीं होता। आप लोग भी एक टारगेट बनाइए कि आप कितना घंटा पढ़ेंगे। जितना घंटा पढ़ेंगे, शादी पड़ गया दूसरे दिन कैसे कवर करें। कम खाने से, कम सोने से कोई नहीं मरता, है मेरा अपना अनुभव। एक समय मैंने बहुत कम खाया है और बहुत कम सोया है, और मैं थोड़ा कम सो, लेकिन शंकर की तरफ थोड़ा तपस्या करूं। देखो आगे एक नहीं बहुत नौकरियां, मैं बहुत नौकरी छोड़ के यहाँ पर आया। लोग नौकरी, एक नौकरी के लिए तरसते हैं, तो मैं बहुत नौकरी छोड़ के यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत नौकरी छोड़ के आए हैं। ये सामने बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं। अगर आप योग्य बनेंगे ना तो नौकरियां आपके पैर चुनेंगी, नहीं तो आप नौकरी का पैर चुनिए और उसका पैर चुनेगा तो कभी आपके साथ मिलेगा। ठीक है, आप जितने गार्जियन हैं, आप